नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म #कंपटीशन एज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी आज़ादी से संबंधित है उसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम भारत की आज़ादी का आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक चीज़, दूसरी चीज़, सेकंड वन में आपसे डिस्कशन ये भी करना चाहता हूँ, ये भी कहना चाहता हूँ कि इस पर एक शानदार सा नोट्स जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आपको बनाना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे बना भी रहे और मुझे भेज भी रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक टॉपिक। ऐसा शायद कोई एग्ज़ाम होता हो जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। कैबिनेट मिशन, आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। भारत की हमारी आज़ादी के आंदोलन का ये जो है वो आपका कह सकते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद हमें अपने देश की आज़ादी को ही पढ़ना है, माउंटबेटन प्लान को ही पढ़ना है, हमारे देश को आज़ादी कैसे प्राप्त हुई है उसको ही पढ़ना है। इसके साथ साथ हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उनके द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज को, इन सारे टॉपिक को डिस्कशन करने के बाद हम भारतीय संविधान प्रारंभ करेंगे। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए प्रारंभ करेंगे क्योंकि मैंने एक सर्वे कराया था जिसमें आप लोगों ने अपना वोट दिया और उसमें ये बताया गया, उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिले, जिसमें लोगों ने अपने सबसे ज़्यादा राय दी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। लगभग 30% लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ाए जाने की मांग की है। तो हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन। देखिए, कैबिनेट मिशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मई 1945 में, मई 1945 में, आप यहाँ से समझते चलिए, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो देखिए, मई 1945 में ब्रिटेन में क्या होता है साहब? ब्रिटेन में बेटा संसदीय चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री इलेक्शन, संसदीय चुनाव होते हैं, और इस संसदीय चुनाव में कंजर्वेटिव जा रहे थे, यानी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चर्चिल की हार होती है और लेबर पार्टी के नेता एटली की, क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है। दोबारा से सुनिएगा, मई 1947 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुआ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, और उसके बाद जुलाई 1945 में, जुलाई 1945 में रिजल्ट आया तो कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई और लेबर पार्टी की सरकार बनी, और लेबर पार्टी के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। अब जरा आप इस घटनाक्रम को देखो कि मास्टर साहब बहुत अच्छी बात है, मई 1945 में ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है, और जुलाई 1945 में चर्चिल, वहाँ जो है ये चुनाव में चर्चिल की हार हुई और लेबर पार्टी के नेता एटली की जीत हुई। देखिए, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा, ये चर्चिल जो है वो एक साम्राज्यवादी नेता था। साम्राज्यवादी नेता मतलब ऐसा नेता था जो अपने राज्य या देश के विस्तार के लिए अन्य देशों पर कब्जा करना चाहता था, जैसे कि चाइनीज़ पॉलिसी है। आप देखिएगा चाइनीज़ बॉर्डर पर कितनी बड़ी घटना हो गई। हमने कुछ नहीं कहा, वही लोग ज़बरदस्ती हमारे देश में जो है अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं बता रहा था आपको, ये साम्राज्यवादी नेता था और इसने बड़ी एक ऐसी बात बोली थी जिससे भारत के लोगों को चर्चिल से नफरत हो गई। इसने कहा था कि वो ऐसा प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करेगा जिसके समय में भारत आज़ाद हुआ हो। ये बात चर्चिल ने बोली। अच्छा, दूसरी तरफ देखो, लेबर पार्टी जो थी वो अपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, और विपक्षी पार्टी का काम होता है हमेशा जो सत्ता पक्ष कह रहा है उस चीज़ का विरोध करना। तो विपक्ष में लेबर पार्टी थी और लेबर पार्टी ने ये कहा कि कभी हमारी सरकार बनती है तो हम भारत की आज़ादी का प्रयास करेंगे। और वो दिन आ गया जुलाई 1945 में जब लेबर पार्टी की सरकार बनी और एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। अब पूरी दुनिया इटली की तरफ देखने लगी कि भैया इटली जो है वो भारत की आज़ादी का क्या प्रयास प्रारंभ करेगा। पहली बात तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए, पहली चीज़ ये है मेरे भाई, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। कंजर्वेटिव जा रहे थे और लेबर पार्टी वाले आ रहे थे। इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे जो कि भारत की आज़ादी के पक्ष में रहते थे। एक बात। दूसरी बड़ी घटना बेटा, 2 सितंबर 1945 को 2 सितंबर 1945 को क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से क्या हुआ कि 1945 में आप देखिए जुलाई में सरकार बनी है और 1945 सितंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। इससे पहले जो ब्रिटेन सरकार थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंगेज थी, व्यस्त थी। जब जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में व्यस्त थी, तो वो भारत की आज़ादी के बारे में कुछ भी सोच पाने के लिए, कुछ भी कर पाने के लिए थोड़ा मुश्किल काम उसके लिए था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी घटना चल रही थी। लेकिन 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समाप्त हो गया। अब ये दोनों घटनाएं, एक तो सत्ता परिवर्तन हो गया, दूसरा सितंबर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। तो अब साहब इटली का पूरा ध्यान जो है वो इस बात पर था कि भारत की आज़ादी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए और भारत की आज़ादी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। और इटली खुद चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके हमें भारत की आज़ादी की बात को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव भी था, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले ऐसा कहा भी था कि हम भारत की आज़ादी की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे यदि हम सत्ता में आते हैं तो। अच्छा, अब साहब वो सत्ता में भी आ गए इटली और उन्होंने 22 जनवरी 1946 को 22 जनवरी 1946 को एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में जो है वो क्या थे? इस कमेटी में जो है वो 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? 1, 2 और 3। पहले जो सदस्य थे वो थे पैंथिक लॉरेंस साहब, ये कौन थे? ये भारत मंत्री थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इस बात का क्या मतलब है? देखो बेटा, जैसे आज हमारे देश की मंत्री परिषद में
आज हमारे देश की मंत्रिपरिषद में रक्षा मामलों को देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे, विदेश मामलों को देखने के लिए एस जयशंकर साहब बैठे, वित्त मामलों को देखने के लिए आप सब जानते हैं उनके बारे में तो क्या बताऊं मैं, निर्मला सीतारमण बैठी हुई हैं। सेम ऐसे ही ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद में, सेम ऐसे ही ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद में भारतीय मामलों को देखने के लिए, इंडियन मैटर्स को देखने के लिए एक मंत्री होते थे जिन्हें भारत मंत्री कहा जाता था। ये भारत मंत्री का पद 1857 की क्रांति के बाद जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया था उसके द्वारा ये भारत मंत्री का पद बनाया गया था। और पैंथिक लॉरेंस जो है वो भारत मंत्री थे और इन 3 सदस्यों की कमेटी के अध्यक्ष भी थे। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं ये भी क्या थे, ये जो है अध्यक्ष थे किसके, ट्रेड बोर्ड के, यानी व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर साहब। और ये जो ए.बी. अलेक्जेंडर थे, ये जो ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे ये कौन थे, ये नौसेना अध्यक्ष थे, या कहना चाहिए नौसेना प्रमुख थे। दोबारा से सुनिएगा, देखो बेटा 1945 में, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। लेबर पार्टी के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। अब ब्रिटेन की सरकार पूरा ध्यान अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो क्या, भारत की आज़ादी पर लगाना चाहती थी। बेटा बस इसी उद्देश्य से कितना, 22 जनवरी 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया, जिसमें पहले सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस जो इस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और उस समय भारत मंत्री थे। दूसरे सदस्य जो हैं वो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरे जो थे वो थे ए.बी. अलेक्जेंडर और वो नौसेना प्रमुख थे। बेटा ये जो तीनों सदस्य थे ये कैबिनेट मंत्री थे। ये जो तीनों सदस्य थे ये कैबिनेट मंत्री थे। इसीलिए बेटा ये तीनों सदस्य जो हैं वो कैबिनेट मंत्री थे। इसीलिए बेटा इसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। इस कमेटी के जो तीनों सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे। इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है और इसका गठन 22 जनवरी 1946 को किया गया। 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स को समझ सकते हो आप जैसे हमारी राज्यसभा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने इस कैबिनेट मिशन की घोषणा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 19 फरवरी 1946 को की। 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई। इसे कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मिशन के तीनों सदस्य ब्रिटेन सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने इस बात की घोषणा की या इस बात की जानकारी दी कि भैया
हम एक मिशन जो भारत की आज़ादी से संबंधित है उसे भारत भेज रहे हैं। उसमें 3 मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और तीसरी और मेन इम्पॉर्टेंट डेट, और वो तीसरी और मेन इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को ये मिशन दिल्ली पहुंचा, या कहना चाहिए ये मिशन भारत आया। पहले हमें इतनी बात को समझना है। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिशन जो आया उसके पहली चीज़, पहला कारण ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन। आपने कैसे देखा कि चर्चिल जा चुका है और आपका एटली आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात, 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। अब ब्रिटेन की सरकार पूरा ध्यान भारत की आज़ादी पर लगा सकती है, इसलिए उसने एक हाई लेवल कमेटी जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। इसमें कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 22 जनवरी 1946 को इसकी स्थापना की गई। उसके बाद जो है 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसकी घोषणा की गई और 24 मार्च 1946 को ये मिशन भारत आया। अच्छा, अब ये मिशन यानी कैबिनेट मिशन भारत आ गया 24 मार्च 1946 को। लेकिन ये मिशन भारत आया क्यों? पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, हर एक काम के कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्य में अगर इतना बड़ा मिशन भारत आया है तो उसका क्या कारण है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से नोट कर लें, आप याद कर लें ये मिशन भारत क्यों आया। पहली चीज़ तो इटली ये चाहता था कि भैया एक तो आप ये जान लो, अब भारत का एक संविधान होगा। समाचार पत्रों ने जो खबर छापी थी मैं आपको ज़रा उस पर बताता हूँ। क्या खबर छापी थी? जुलाई 1945 में, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सरकार बदलती है, इटली प्रधानमंत्री बनते हैं। क्योंकि इटली का दृष्टिकोण ये था कि हम भारत को आज़ादी देंगे। तो सरकार बदलने के कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड में कुछ विपक्षी पार्टियां या कुछ बुद्धिजीवी इस बात की मांग कर रहे थे कि आपने चुनाव में वादा किया था कि आप भारत को आज़ादी देंगे, क्या हुआ उस वादे का? तो इटली ने ये कहा कि मैं भारत को ऐसे आज़ाद नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, पहले भारत के लोगों का एक संविधान तैयार कराया जाएगा, फिर संविधान के बाद एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार मतलब टेम्परेरी सरकार बनाई जाएगी। उस सरकार को भारत की सत्ता सौंप करके, उस सरकार को भारत का पूरा शासन सौंप के, उस सरकार को भारत का पूरा तंत्र सौंप करके हम भारत से आएंगे। ऐसे ही नहीं कि भारत को कहीं किसी गड्ढे में छोड़ करके चले आए। यानी कैबिनेट मिशन के 2 उद्देश्य थे। एक तो भारत के लोग अपने लिए संविधान बनाएंगे और उसके लिए संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना। पहला काम तो ये होगा कैबिनेट मिशन का कि संविधान सभा का गठन करना या संविधान सभा का चुनाव करना। भगवान के आशीर्वाद से आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, देखो बेटा हमेशा याद रखना, रास्ते जब आप मेहनत करते हैं तो रास्ते बनते जाते हैं। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करेंगे ऊपर वाला पक्का रास्ता बनाते जाएगा। ये मेरी बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। तो रास्ते क्या हो रहे थे, बनते जा रहे थे। क्या साहब, संविधान सभा का गठन करना। इस मिशन का, हाँ मैं बता रहा था कि आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू देने जाते हो और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो आप ऐसे बोलिएगा कि सर भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना ये कैबिनेट मिशन का पहला उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना ये कैबिनेट मिशन का पहला उद्देश्य था।
अच्छा, दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य था कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना। अब ये अंतरिम सरकार क्या है? आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर अंतरिम सरकार क्या है? तो देखो बेटा, अंतरिम सरकार यानी अंग्रेज जब जा रहे हैं और हमारे देश में जब चुनी हुई सरकार आ रही है, अंग्रेज जा रहे हैं और हमारे देश में हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार आएगी, उसके बीच की जो सरकार है, कुछ थोड़े समय के लिए जो सरकार है, उसे अंतरिम सरकार के नाम से जाना गया है। तो कैबिनेट मिशन के दो उद्देश्य एकदम आपको याद होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। तो ऐसे ही बोलेगा हर बच्चा कि सर कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना तथा एक अंतरिम सरकार का निर्माण करना। ठीक है, चलिए, मैं आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना तथा एक अंतरिम सरकार का निर्माण करना था या अंतरिम सरकार का गठन करना था। चलिए, उद्देश्य के बाद 24 मार्च 1946 को ये मिशन आया और इसने राजनीतिक गतिरोध, पॉलिटिकल क्राइसिस, जो राजनीतिक गतिरोध थे उनको समाप्त करने के लिए कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, दलित समुदाय हो गया, इन सब के साथ इसने जो है वो 3 सप्ताह यानी कहना चाहिए तो लगभग 3 वीक्स, 3 सप्ताह 20 से 25 दिन तक इसने लगातार मीटिंग की, लगातार बैठक की। दोबारा से सुनिएगा बेटा, 24 मार्च 1946 को ये मिशन आया, ये मिशन भारत आया और इस मिशन ने मुस्लिम लीग, कांग्रेस तथा अन्य सभी दलों के साथ भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए मीटिंग की और ये मीटिंग लगभग 3 हफ्ते चली और इसमें बेटा 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बेटा इसमें जो 3 वीक्स तक, 3 हफ्तों तक जो मीटिंग चली थी, उसी मीटिंग के दौरान गांधी जी ने बेटा गांधी जी ने पैंथिक लॉरेंस के साथ एक फ़ोटो खिंचाई थी। वो फ़ोटो ये देखिए, मैं अपने साथ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये फ़ोटो गांधी जी ने जो है खिंचाई थी। इसमें ये पैंथिक लॉरेंस है और ये गांधी जी हैं। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊं, ये फ़ोटो गांधी जी ने पैंथिक लॉरेंस के साथ खिंचाई थी। इसमें ये पैंथिक लॉरेंस हैं और ये आपके गांधी जी हैं। इसमें ये वाली जो फ़ोटो है गांधी जी की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ोटो है। उसका रीज़न ये है, उसका कारण ये है कि वर्तमान में हम भारतीय मुद्रा पर या वर्तमान में हम भारतीय नोटों पर जो गांधी जी की फ़ोटो देखते हैं वो यही वाली फ़ोटो है। आप इसको देखिएगा और फिर गांधी जी की नोट पर जो फ़ोटो बनी हुई है उसको देखिएगा। आपको ये दोनों फ़ोटो बहुत महत्वपूर्ण और एक जैसी ही लगेंगी। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि 16 मई 1946 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन रिपोर्ट पर हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या साहब, इसने क्या क्या रिपोर्ट की? पहली रिपोर्ट इसने पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग मांग कर रही थी इतने दिनों से, इसने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। इसने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। कहा कि भैया ऐसा नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देश में पृथक निर्वाचन की प्रणाली भी नहीं चलेगी, यानी पृथक निर्वाचन की प्रणाली को भी समाप्त किया जाता है। 2, इसने 2 रिकमेंडेशन की, 2 सिफारिशें की और ये दोनों ही जो है वो क्या थी? मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थी।
ये दोनों ही जो हैं वो मुस्लिम लीग के खिलाफ थी कि पहली चीज़ तो पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया और दूसरा पृथक निर्वाचन प्रणाली भी नहीं होगी। इसने तीसरी सिफारिश क्या की, मैं आशा करता हूँ ये दो सिफारिशें आपको बिल्कुल समझ में आ गई। पहला, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, यानी भारत का विभाजन नहीं होगा, कोई पाकिस्तान नामक देश नहीं बनेगा। दूसरा, पृथक निर्वाचन प्रणाली को भी हटा दिया गया। अच्छा, 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया सुनिए। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत एक संघ होगा, इंडिया एक संघ होगा, भारत एक संघ होगा। और इस संघ में, यहाँ मैं थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ, अभी लिखूँगा मैं, अभी बाद में लिखूँगा। इस संघ में दो चीज़ें होंगी, एक तो होंगे राज्य। कौन से राज्य बेटा? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश भारत, मतलब ब्रिटिश भारत का मतलब ये है कि ऐसा भारत जिस पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। और इन राज्यों की संख्या कितनी थी? 11। दोबारा से सुनिएगा बेटा, भारत एक संघ होगा। इसने कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि भारत एक संघ होगा, है, भारत एक संघ होगा। संघ को यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, वो अलग लग रहा था बेचारा। भारत एक संघ होगा। कैसा संघ होगा वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और इस संघ में क्या होगा? राज्य होंगे। राज्य कौन से? ब्रिटिश भारत के राज्य। ब्रिटिश भारत के राज्य कौन से? यानी वो भारत का हिस्सा जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था, और इनकी संख्या थी 11। दूसरा राज्य क्या होगा बेटा? दूसरा क्या? भारत संघ होगा। संघ में एक तो राज्य होंगे और दूसरा क्या होगा? देसी रियासत। देसी रियासत मतलब इन्हें प्रिंसलीज स्टेट कहा जाता है। देसी रियासत मतलब जहाँ राजाओं की शासन चल रहा है, जहाँ राजाओं का जो है राजकाज चल रहा है। भारत एक संघ होगा। कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि भारत एक संघ होगा। संघ राज्य क्षेत्र होगा जिसमें देसी रियासत और ब्रिटिश भारत के राज्य शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत के राज्य शामिल होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। कैबिनेट मिशन ने कितनी घोषणाएं की? पहली की कि पाकिस्तान की मांग को ठुकराया जाता है। दूसरा, पृथक निर्वाचन की प्रणाली भी नहीं होगी। तीसरा, इसने क्या कहा कि भारत एक संघ होगा और इस भारत संघ में ब्रिटिश राज्य शामिल होंगे और देसी रियासत शामिल होंगी। ब्रिटिश राज्य जो शामिल होंगे उन्हें 3 भागों में बांटा जाएगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। मैं यहाँ क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ तो मैं लिख देता हूँ ए वर्ग, वी वर्ग और सी वर्ग। यानी जो ये राज्य थे इन्हें 3 भागों में, 3 ग्रुप में बांटा गया था, ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग। ए वर्ग में कौन कौन से राज्य थे? तो बेटा ए वर्ग वाले जो राज्य थे वो था आपका सबसे पहला हमारा यूपी, यानी संयुक्त प्रांत। दूसरा जो था वो मध्य प्रांत। तीसरा जो था वो था बिहार। चौथा जो था वो था उड़ीसा। आप सब लोगों को पता होगी कि उड़ीसा और बिहार पहले एक ही थे। बंगाल विभाजन 1911 तक एक ही थे, बाद में इनका विभाजन हुआ। अगला कौन सा था? बम्बई। और अगला कौन सा था? मद्रास। ए वर्ग में संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास शामिल होंगे, ऐसा इसमें कहा गया। बी वर्ग में कौन कौन से शामिल होंगे? तो वो शामिल होंगे पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट। पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट। और सी वर्ग में कौन से शामिल होंगे? तो 2 राज्य। कौन कौन से? असम और बंगाल। आप प्लीज़ इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए सुनिए, इसने ये कहा कैबिनेट मिशन ने कि पाकिस्तान नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेकंड बात हम बता दें,
पृथक निर्वाचन की प्रणाली को भी हटाया जाता है। तीसरी बात, भारत एक संघ होगा, किसका? राज्यों का और देशी रियासतों का। राज्य भी 3 प्रकार के होंगे, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए ग्रुप में कौन कौन से हो गए? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास, यानी 2, 2 4 और 2 6 राज्य इसमें होंगे। बी वर्ग में पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट, और सी वर्ग में असम और बंगाल, ये होंगे। अच्छा, अब क्या कहा गया, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। आगे कहा गया कि सभी राज्य अपना कानून बना पाएंगे। सभी राज्यों को ये अधिकार होगा कि वो अपना संविधान बनाएं। राज्यों को इसने अधिकार दिया, राज्यों को अधिकार होगा कि वो अपना कानून बनाए, कि वो अपना संविधान बनाए। राज्यों को अपना कानून बनाने का अधिकार होगा। राज्यों को अधिकार होगा कि वे अपना कानून बनाएं, यानी राज्य अपना कानून या संविधान बनाएंगे। जैसे संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, बिहार है, ये सब अपना कानून स्वयं बनाएंगे, अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये राज्य अपना कानून बनाने के बाद सभी वर्ग अपना कानून बनाएंगे। वर्ग अपना कानून बनाएंगे। आप मतलब समझ रहे हैं? पहले राज्य ने कानून बनाया, फिर बी वर्ग अपना कानून बनाएगा। मतलब पहले पंजाब ने अपना कानून बनाया, सिंध ने अपना कानून बनाया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट ने अपना कानून बनाया, फिर तीनों लोगों ने मिलकर के अपना कानून बनाया। तीनों लोगों ने मिलकर अपना कानून बना लिया। फिर उसके बाद तीनों वर्ग मिलकर के पूरे देश का कानून बनाएंगे, यानी संघ का कानून या संघ का संविधान। दोबारा से सुनिए, इसने क्या घोषणा की कि भारत में जो है वो 3 प्रकार के राज्य होंगे, ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग। पहले सभी राज्य अपना अपना संविधान बनाएंगे, फिर सभी वर्ग अपना अपना संविधान बनाएंगे, और उसके बाद ये वर्ग मिलकर के पूरे संघ का कानून बनाएंगे। ऐसा इसने यहाँ कहा। अच्छा, अगली बात राज्यों को क्या कही गई कि भैया ऐसा है कि ये जो राज्य हैं वो क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद, मैं इधर लिखता हूँ, ये 5 वर्ष बाद कोई भी राज्य, 5 वर्ष बाद कोई भी राज्य अपना वर्ग बदल सकता है, वर्ग बदल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब बी ग्रुप में है तो ये ए ग्रुप में जा सकता है। जैसे सी जो असम जो है सी वर्ग में है तो ये बी वर्ग को ज्वाइन कर सकता है। तो 5 वर्ष बाद राज्य अपना वर्ग बदल सकते हैं और 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर्स, हर 10 वर्ष पे या 10 वर्ष बाद राज्य जो हैं वो अपना कानून या वर्ग का कानून या संघ का संविधान या संघ के कानून में बदलाव की मांग कर सकते हैं। देखो, हम लोग अभी तक राज्य को डिस्कशन कर रहे थे। राज्य में क्या कहा गया कि राज्य 11 थे टोटल, इन्हें 3 भागों में बांटा जाएगा, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग। ए वर्ग में ये होंगे, बी वर्ग में ये वाले राज्य होंगे और सी वर्ग में असम और बंगाल होंगे। राज्य अपना कानून बनाएंगे या अपना संविधान बनाएंगे, फिर सभी वर्ग अपना संविधान बनाएंगे और फिर ये संघ मिलकर के देश का कानून बनाएंगे, ये वर्ग मिलकर के देश का कानून बनाएंगे। इस तरह से इसने कहा था, किसने? कैबिनेट मिशन ने। ये राज्यों के लिए था। 5 वर्ष बाद राज्य अपना वर्ग बदल सकते हैं। 10 वर्ष बाद जो है ये अपना वर्ग या ये अब 10 वर्ष बाद ये अपना संविधान या वर्ग का संविधान, वर्ग का मतलब ग्रुप का संविधान या संघ के संविधान में बदलाव की मांग कर सकते हैं। ऐसा इसमें कहा गया था। अच्छा,
ये तो हो गई राज्य की बात, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं देसी रियासत की। देसी रियासतों के लिए इसने क्या प्रावधान किया? देसी रियासतों के लिए इसने जो प्रावधान किया उसको जरा हम देखते हैं। ये बेटा लाइट इसलिए आना शुरू हो गई है क्योंकि जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तब बढ़िया बारिश हो रही थी, मज़ा आ रही थी और मैं बहुत खुश था। लेकिन अभी क्या हुआ, आधी क्लास चली होगी, बारिश बंद हो गई, बढ़िया धूप निकल आई। हम लोग फिलहाल अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैं बता रहा था देसी रियासतों के लिए इसने कहा पहले तो सभी देसी रियासत स्वतंत्र होंगी, आज़ाद होंगी। काय के लिए आज़ाद होंगी? काय के लिए कि वो भारत संघ में शामिल हों या न हों, या भारत संघ में इसमें सम्मिलित हों या न हों। दूसरा काय से आज़ाद होंगी कि वो जो है, पहली चीज़ तो हम यही लिखते हैं, ये जो है आज़ाद होंगी। काय से? भारत संघ से, संघ से आज़ाद होंगी। वो चाहे तो संघ में भारत में शामिल हों, वो चाहे तो ना हो। ये गलत था। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या प्रावधान किया कि अगर भाई दबे ये देसी रियासत इस संघ में शामिल हो सकते हैं, होते हैं, यदि ये देसी रियासत भारत संघ में शामिल होते हैं तो ये अपने कौन कौन से विषय, विषय मतलब विभाग, भारत को सौंपना चाहते हैं। क्या ये अपना विदेश विभाग, क्या अपना ये संचार विभाग, क्या ये अपना शिक्षा विभाग, क्या अपना ये रक्षा विभाग, क्या ये अपना वित्त विभाग भारत संघ को देना चाहते हैं? इस तरह की भी छूट इनको होगी। यानी ये कौन से विषय संघ को देना है, देना है। ये दो सिफारिशें इसने देसी रियासतों के लिए की थी। कौन कौन सी दो सिफारिशें? पहला तो सभी देसी रियासत आज़ाद होंगी इस बात के लिए कि वो ऐसा निर्णय लें कि उन्हें भारत संघ में शामिल होना है या नहीं होना है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि वो अगर भारत संघ में शामिल होते हैं तो वो अपनी इच्छा से कोई डिपार्टमेंट, जैसे विदेश विभाग भारत संघ को दे दिया, जैसे आजकल पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन देश की रक्षा ये केंद्र सरकार का विषय है, उस पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है। तो सेम ऐसे ही ये कौन कौन से विषय भारत संघ को देना चाहते हैं, इस बात का निर्णय भी कौन करेगा? इस बात का निर्णय भी देसी रियासत करेगा। देखो बेटा, भगवान के आशीर्वाद से अगर आपका पीसीएस प्रीलिम्स कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो आप मेंस में बड़ा अच्छा लिख सकते हैं। बाय द वे क्वेश्चन आ गया कि राज्यों के लिए कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की? आप ये लिखिए, मस्त वाली चीज़ें हैं। देसी रियासतों के लिए क्या सिफारिश की? तो देसी रियासत भारत इस बात के लिए आज़ाद होंगे कि वो निर्णय लें कि वो भारत संघ में सम्मिलित होना चाहते या नहीं होना चाहते। अगर सम्मिलित हो रहे या नहीं हो रहे तो वो कौन कौन से अपने डिपार्टमेंट, कौन कौन से विषय भारत संघ को देना चाहते हैं। अच्छा, ये दो हो गए। अब हम बात करते किसकी? संघ की, जो मैंने ब्रैकेट यहाँ बना रखा है। इसमें इसने क्या कहा कैबिनेट मिशन ने कि भारत संघ के पास 3 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक होगा रक्षा, वेरी गुड, मैं अभी इस पर समझाऊंगा आप लोगों को। दूसरा होगा विदेश, और तीसरा होगा रक्षा होगा, विदेश होगा और संचार, कम्युनिकेशन। ये 3 डिपार्टमेंट केंद्र के पास होंगे। यानी केंद्र जो भारत संघ है, बाद बाकी सारे अधिकार, मुद्रा का है, मुद्रा के बाद जो है कृषि का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सारे विभाग इन्होंने राज्यों को दे दिए, देसी रियासतों को दे दिए। केंद्र को क्या दिया? सिर्फ रक्षा, तुम डिफेंस का काम देखोगे, विदेश यानी विदेश संबंधों को देखोगे, और संचार यानी कम्युनिकेशन को देखोगे। ये 3 विभाग केंद्र को। यानी कैबिनेट मिशन ने जो संघ बनाया वो बहुत कमज़ोर था। आज हमारे देश में संघ जो है, केंद्र सरकार जो है, वो एक मजबूत केंद्र है। इसने कमजोर केंद्र की घोषणा की थी। कमजोर केंद्र, केंद्र के पास थे कितने? 3 मामले थे बस, रक्षा, विदेश, संचार। आज हमारे देश में केंद्र के पास मुद्रा है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है,
इतने टोटल भारत की जो संघ सूची है, शेड्यूल नंबर 7, भारतीय संविधान की जो अनुसूची नंबर 7 है, वो 100 डिपार्टमेंट, 100 विभाग केंद्र को सौंपती है बेटा। केंद्र के पास 100 विभाग हैं इस समय, राज्य के पास जो हैं वो 62 यानी 62 विभाग हैं केवल। अच्छा, तो इसने क्या किया था, एक कमजोर संघ की स्थापना की थी। अच्छा, इसने ये कहा था कि भैया आगे संघ के बाद इतनी घोषणा इसने कर दी कैबिनेट मिशन ने। अगली घोषणा क्या की कैबिनेट मिशन ने बेटा, सुनो, कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी। भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी। इसकी अगली घोषणा सुनिए, इस अगली सिफारिश सुनिए, संविधान सभा होगी। और इस संविधान सभा में 292 सदस्य जो होंगे वो होंगे कहाँ से, ब्रिटिश इंडिया से, मतलब ब्रिटिश भारत से। 4 सदस्य जो होंगे वो चीफ कमिश्नर एरिया से, 4 सदस्य जो होंगे वो चीफ कमिश्नर एरिया से। और 93 मेंबर्स जो होंगे, 93 सदस्य जो होंगे वो होंगे देसी रियासत से या देसी रियासतों से। इन पे हम आगे जब संविधान पढ़ेंगे, संविधान सभा पढ़ेंगे, तो उस पर डिस्कशन करेंगे ये था क्या। अभी हम कैबिनेट मिशन की सिफारिश पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली सिफारिश हमने ये पढ़ी कि पाकिस्तान की मांग को ठुकराया जाता है। दूसरी सिफारिश हमने ये पढ़ी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाता है। तीसरी सिफारिश हमने ये पढ़ी कि भारत एक संघ होगा जिसके पास रक्षा, विदेश और संचार के मामले होंगे। अगली बात हमने ये पढ़ी कि भारत राज्यों और देशी रियासतों का संघ होगा। राज्यों को 3 वर्ग, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग में बांटा जाएगा। पहले राज्य अपना कानून बनाएंगे, फिर वर्ग अपना कानून बनाएंगे, फिर संघ अपना कानून बनाएगा। 5 वर्ष बाद राज्य अपना वर्ग बदल सकते हैं। 10 वर्ष बाद ये अपना संविधान या वर्ग का संविधान या संघ के संविधान के रिव्यू की मांग कर सकते हैं, ऐसा इसने कहा। अच्छा, अब सुनिएगा संविधान सभा का। तो फिर इसने अगली घोषणा की कि भारत में एक संविधान सभा होगी। अच्छा, इस संविधान सभा के सदस्य एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। मतलब इस संविधान सभा में जिसको बहुमत मिलेगा वो एक अंतरिम सरकार का गठन करेगा। और इस अंतरिम सरकार में जो सदस्यों की संख्या होगी वो होगी 14। इस अंतरिम सरकार में सदस्यों की जो संख्या होगी वो होगी 14, जिसमें 6 होंगे हिंदू, 5 होंगे मुस्लिम, 3 होंगे ईसाई क्रिश्चियन, 2 होंगे आपके जो है वो पारसी, और 1 होगा सिख। दोबारा सुनिएगा, इस अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या होगी 14, जिसमें 6 हिंदू, 5 मुस्लिम, 3 ईसाई, 2 पारसी और 1 सिख। इस प्रकार से इसमें सदस्य होंगे, इस तरह से। अब सुनते हैं ये इसकी रिकमेंडेशन के बाद, इसकी सिफारिशों के बाद क्या होता है। इस सिफारिश को देखते जैसा हमेशा हुआ है, लोगों को लग रहा था कि जिन्ना जो है वो इसकी बहुत बुराई करने वाला है। जिन्ना, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, तो जिन्ना जैसे ही इसकी सिफारिश आएगी, जिन्ना क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। लेकिन बेटा ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिन्ना ने विरोध नहीं किया, जिन्ना खुश हो गए। क्या खुश हो गए भैया? जिन्ना ये खुश हो गए कि उन्होंने जो पाकिस्तान सोचा था, जिन्ना ये खुश हो गए कि उन्होंने जो पाकिस्तान सोचा था, कैबिनेट मिशन ने क्या किया, कैबिनेट मिशन ने उससे बड़ा संविधान, उससे बड़ा पाकिस्तान बना दिया। कैबिनेट मिशन ने उससे बड़ा पाकिस्तान बना दिया। कैसे? देखिए, ये जो बी वर्ग है ये मुस्लिम क्षेत्र है, और ये जो सी वर्ग है ये मुस्लिम क्षेत्र है। जिन्ना ये सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ग्रुप चेंज करा लेंगे। पहली चीज़ तो ग्रुप चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन लिखा है कि 10 वर्ष बाद
ये अपना वर्ग बदल सकते हैं या अपना संविधान भी बदल सकते हैं। तो इसी नियम के तहत हम 10 वर्ष बाद इन दोनों को मिला करके एक अलग पाकिस्तान बना लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ये कहा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट और असम में उसकी सरकार है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट और असम में उसकी सरकार है। ये कांग्रेस क्या करेगी? इसके द्वारा जब उसकी सरकार है तो वो क्या करेगी? ग्रुप को अभी बदलवा लेगी। राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वो ग्रुप को रखेंगे या ग्रुप को बदलेंगे। तो उसने ये कहा, कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन से, क्या हम अपना ग्रुप अभी बदल सकते हैं? अगर हम अपना ग्रुप बदल सकते हैं तो हम अपने राज्यों को इसमें ले लेंगे या सिंध को भी इसमें ले लेंगे। तो कैबिनेट मिशन ने इसकी अनुमति दे दी। जिन्ना क्या कह रहा था? ग्रुप नहीं बदल सकते हैं। कांग्रेस क्या कह रही थी? ग्रुप बदल सकते हैं। बस इसी बात पे मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो बहुत खफा हो गए और उन्होंने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा, हमें तो भैया अब क्या चाहिए? अलग देश ही चाहिए। बेटा 16 मई 1946 को इसकी क्या आई थी? सिफारिशें आई थीं। दूसरी तरफ जो संविधान सभा का चुनाव हुआ, 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ और इन 296 सीटों में से 208 सीटें जुलाई में रिजल्ट आया था। 208 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली और 73 यानी 73 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग को मिली। ये जो है मुस्लिम लीग को मिली। इस रिज़ल्ट को देखते हुए मुस्लिम लीग का मूड और ख़राब हो गया। इस रिज़ल्ट को देखकर मुस्लिम लीग का मूड और ख़राब हो गया और इसने पूरी तरह से संविधान सभा का, चुनाव का, सबका बहिष्कार किया। और बेटा एक वो दिन, कौन सा? 16 अगस्त 1946 का दिन। इस दिन बेटा 16 अगस्त 1946 को बेटा पूरे बंगाल नहीं और आगे कहना चाहिए मुझे, 16 अगस्त 1946 को इस मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की। बेटा इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए गए। इन हिंदू मुस्लिम दंगों में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए। बेटा 20,000 लोग घायल हो गए और लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए। इस दंगों में, दोबारा सुनिएगा, जब मुस्लिम लीग को कैबिनेट मिशन योजना भी पसंद नहीं आई और संविधान सभा के चुनाव में 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। इससे ये जो है और खफा हो गई। कौन? मुस्लिम लीग। और उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए गए और इन हिंदू मुस्लिम दंगों में लगभग 6000 लोग मारे गए, 20,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 1 लाख लोग जो है बेटा 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या हो गए? बेघर हो गए। उसके बाद कांग्रेस 208 सीटें कांग्रेस को मिली, इसलिए कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया। कांग्रेस योजना को, वैसे मैं आपसे बताऊं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य, कभी आपसे पूछे कोई कि डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य क्या था, तो आप ऐसे बताइएगा कि सर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए गए
और इन दंगों का उद्देश्य सरकार को ये दिखाना था, ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं और ये कभी साथ साथ नहीं रह सकते। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का यही उद्देश्य था। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, इसलिए कांग्रेस ने जो है अपने मंत्रिमंडल के निर्माण की बात कही। क्यों? क्योंकि इसे बहुमत था। इसके बाद अगस्त में जाकर के जो है वो क्या किया गया, अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। इस अंतरिम मंत्रिमंडल में बाकी 14 सदस्य थे। बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर जो है बाद में मुस्लिम लीग क्यों शामिल हुई, तो 1 सेकंड का और टॉपिक है, मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। आज 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को बेटा कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा की गई कि कांग्रेस अपना मंत्रिमंडल बना रही है क्योंकि उसे 208 सीटें मिली हैं। अच्छा, 24 सितंबर 1946 को, अगस्त यानी 1 महीने बाद 24 सितंबर 1946 को इस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। चलिए, शपथ ग्रहण हो गई। और उसके बाद जो है, क्योंकि इसमें सारे सदस्य कांग्रेस के थे, तो वाइसराय वेवल के द्वारा किससे प्रार्थना की गई? मोहम्मद अली जिन्ना से प्रार्थना की गई। तो उसके बाद 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए। बेटा, इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है कैबिनेट मिशन और उसकी सिफारिशें हमारा समाप्त हो गया। कैबिनेट मिशन और उसकी सिफारिशों वाला टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। आप मेरे कहने से एक बार इसकी सिफारिशों को ध्यान से देखें, इस पर एक अच्छा सा नोट्स बनाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसको लगता था वी वर्ग का मतलब सिंध, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट, बी वर्ग। और सी वर्ग का मतलब असम और बंगाल। सी वर्ग का मतलब है असम और बंगाल। हम इन क्षेत्रों को मिला करके अलग देश पाकिस्तान बना पाएंगे, उसका ऐसा मानना था। लेकिन बाद में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ये कहा कि हम अभी अपना ग्रुप बदल दे रहे हैं, और जब हम अभी अपना ग्रुप बदल दे रहे हैं यानी असम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट में हमारी सरकार है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे उठा करके ग्रुप ए में रख ले रहे हैं, क्योंकि ग्रुप ए के ज़्यादातर राज्यों में हमारी सरकार है। इससे मुस्लिम लीग को गहरा धक्का लगा और उसने अलग देश पाकिस्तान की मांग कर ली। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग को संविधान सभा के चुनाव में केवल 73 सीटें मिली, केवल 73 सीटें मिली। इस वजह से मुस्लिम लीग और नाराज़ हुई और उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इस डायरेक्ट एक्शन डे के अंतर्गत, इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के अंतर्गत कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए गए और इन दंगों का उद्देश्य, बेटा हिंदू मुस्लिम दंगों का उद्देश्य अंग्रेज सरकार को ये दिखाना था कि हिंदू मुस्लिम दोनों क्या हैं, अलग अलग धर्म हैं और ये कभी साथ साथ नहीं रह सकते। इसे द ग्रेट कैलकाटा किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के साथ मैं अपना टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।